हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत का महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी दिया गया है। इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। कभी कभी अटॉर्नी जनरल से पूछा जाएगा, कभी कभी भारत का महान्यायवादी। ये इंग्लिश वर्जन है इसका। यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह जो देश का होता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। इसकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। इसकी योग्यता के बारे में जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यताएं थी, यानी वह भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का वकील 10 वर्ष के वकील या 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, या 5 वर्ष हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। इस तरीके से वह योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में है, के भी बारे में है। पदावधि पदावधि जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि जब यह परंपरा है, जब सरकार बदलती है तो उसी के साथ महान्यायवादी भी बदल जाता है। सरकार बदलने पर महान्यायवादी बदल जाता है। कि हम इसके बारे में देखें कि इसके कार्य के बारे में देखेंगे कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो विधि के संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देता है। जो विधि संबंधी विषय होते हैं वे सरकार को सलाह, संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त कोई कृत्य है तो उसका यह निर्वहन करेगा। सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या भारत सरकार की तरफ से पेश होता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। यह इसके कार्य हो गए। इसके अधिकार क्या हैं? इसके अधिकार हम बताएं। एक है कि किसी भी अदालत में या सुनवाई में भाग ले सकता है। दूसरा, एक अनुच्छेद 88 के तहत हम बताए थे कि दोनों सदनों में या दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, वहाँ बोल सकता है, केवल मतदान नहीं कर सकता है। हम नहीं कर सकता है, यह अधिकार नहीं है। इसी तरीके से यह संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। अनुच्छेद 105 के तहत जो संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है या सांसदों को, उसे भी यह शक्तियां विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी भारत के महान्यायालय को भी इसी 105 के तहत शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो भारत के महान्यायवादी की सीमाएं क्या हैं, के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह बिना भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिकारी है, तो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकता, कोई सलाह नहीं दे सकता। और फिर क्या कर सकता है? भारत सरकार के खिलाफ कोई किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कोई जो केस है वो नहीं लड़ सकता। बिना अनुमति के बिना अनुमति के कोई आपराधिक व्यक्ति है का भी पक्ष नहीं रख सकता। अगर भारत सरकार इसे अनुमति देता है तभी यह किसी आपराधिक व्यक्ति का पक्ष रख सकता है, जबकि सिविल मामलों में अनुमति की जरूरत नहीं होती है। केवल भारत सरकार के खिलाफ ना रहे, आपराधिक व्यक्ति का पक्ष नहीं रख सकता है। किसी भी परिषद में या कोई संस्था है, कंपनी है, वो उसमें निदेशक, डायरेक्टर के पद पे नहीं बैठ सकता है तब भारत सरकार अनुमति ना दे। तो ये सब उसकी सीमाएं हैं। इसकी सहायता के लिए
भारत के महान्यायवादी की, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सहायक सॉलिसिटर जनरल, जिन्हें भारत सरकार का महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ये सब इसकी सहायता कर प्रदान करते हैं इसे। तो ये भारत के महान्यायवादी के बारे में हो। आप लोगों को इसमें एक अनुच्छेद राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक अनुच्छेद 76 महत्व, तो आप लोग को एकदम जबान पे होना चाहिए कि राशि में क्या है, इसके दोनों सदनों में बैठक में भाग लेने, बोलने का अधिकार, संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार, समितियों में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का एक महान्यायवादी के अलावा यह मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 88 के तहत केवल बैठक में भाग ले सकता। 105 में इसके विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं, ये भारत का महान्यायवादी हो गया। अगला हम देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक शॉर्ट में इसे कैग कहा जाता है, कैग, CAG। तो इसका क्या कार्य है, ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक इसका प्रावधान किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, इसे महालेखा परीक्षक कहते हैं। शॉर्ट में महालेखा परीक्षक इसको संक्षेप में कहा जाता है। इसके बारे में और क्या है, यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। लेखा परीक्षण ऐसे पूछ लेगा, एवं लेखा विभाग का मुखिया सॉरी थोड़ा गला खराब है, लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसके अलावा यह लोक वित्त का संरक्षक, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइन टू लाइन में, इसमें क्वेश्चन और आंसर छिपा हुआ है। लोक वित्त का संरक्षक होता है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था जो होती है, पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का यह नियंत्रक करता है, वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक है, का नियंत्रक। इसमें क्या क्या हो गया, इसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, लोक वित्त का संरक्षक है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक है। टैग के बारे में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। अब इसके बारे में देखेंगे, इसकी नियुक्ति कौन करता है। अगर इसकी नियुक्ति के बारे में देखेंगे तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है, और इसको हटाने की जो परंपरा है, हटाने की विधि जो है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस विधि से हटते हैं उसी के अनुसार इसे भी हटाया जाता है, टैग को। अब इनके हम कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे, इनका कार्य क्या है। टैग का कार्य एवं शक्ति जो है यह अनुच्छेद 149 में दिया गया है।
और कभी कभी पूछ लेता है कि कार्यम शक्ति का किस अनुच्छेद में है, 149 में। तो यह इसके जो कार्य है, संसद को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करेगा। यानी यह जो है कार्य जो है भारत की संचित निधि है, भारत के संचित निधि, राज्य का संचित निधि, इसके अलावा जो भी व्यय से संबंधित, मतलब व्यय से संबंधित जो लेखा है उसका परीक्षण करना, व्यय संबंधित लेखा का परीक्षण करना, परीक्षण। इसके अलावा आकस्मिकता निधि, यानी जहां से धन व्यय हो रहा है उसका यह लेखा परीक्षण करेगा, वह चाहे किसी भारत सरकार के संचित निधि से हो, राज्य सरकार के संचित निधि से हो, या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश से हो। फिर आकस्मिकता निधि से यह धन निकला हो, जहां जहां से धन व्यय होगा, यानी यह लोक वित्त का संरक्षक है ना, तो उसका यह लेखा परीक्षण करेगा। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, 150 अनुच्छेद 150 में इसमें क्या कहा गया, 150 में कहा गया है संघ, ये बहुत पूछता नहीं है 150, लेकिन ऐसे जान लीजिए, संघ एवं राज्यों के लेखा का प्रकार बताया गया है इसमें, लेखा का प्रकार। स्क्रीन जा रही है तो डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आवाज बीच में आए, माफ कीजिएगा इसके लिए। 151 में इसके क्या कहा गया है, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन इसका। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 149 में कार्यों में शक्तियां दिया है, 48 में इसके बारे में बताया गया है। एक चीज और देख लीजिएगा, 149 के 4 में बताया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद या जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो यह किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं होगा, यह इसकी सेवा में नियुक्त नहीं होगा। अगर नियुक्त होता तो यह प्रभावित होता सरकार से, सरकार के पक्ष में रहता है, यह इसकी स्वतंत्रता को निर्धारित करता है, यानी अनुच्छेद 149 के 4 के तहत। सॉरी। फिर चूंकि यह लोक लेखा का कार्य करता है, तो यह संसद जो लोक लेखा समिति है, संसद की लोक लेखा समिति के बैठक में यह भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। यह लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक है, क्योंकि इसी की जो रिपोर्ट होती है संसद पटल पे राष्ट्रपति द्वारा रखवाई जाती है, और फिर इसकी जांच के लिए लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की जाती है। फिर लोक से लेखा समिति इसका निरीक्षण परीक्षण करती है, पुनः वापस संसद पटल पे रखा जाता है। यह लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। और लोक, इसके अलावा एक चीज देख लीजिए कि लोक वित्त में क्या क्या आता है। लोक वित्त यानी सार्वजनिक वित्त जो होता है, इसमें सार्वजनिक व्यय आएगा, सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, इसके बाद सार्वजनिक ऋण आएगा, फिर वित्तीय प्रशासन आएगा, संघीय वित्त आएगा। ये लोक लेखा लोक वित्त के अंतर्गत आता है। तो सवाल पूछा था कि लोक वित्त के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो ये चीजें लोक वित्त के अंतर्गत आएंगी, सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, संघीय वित्त। तो ये आप लोगों को भारत के महान्यायवादी
और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। एक महत्वपूर्ण चीज और इसमें है कि 1976 लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया। लेखा परीक्षा से लेखा अलग कर दिया। अब यह केवल परीक्षण करता, इसका काम लेखा नहीं रह गया। तो ये बहुत ही, ये सवाल पूछा था डायरेक्ट, इसलिए हम आपको यहाँ बता दिए। और एक अधिनियम बना था, बता देते हैं, 1971 में, कि महालेखा परीक्षा लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक एक्ट 1971 में उसके कार्य, शक्ति, इसी आदि के बारे में था। तो ये 1971 से प्रभावी हुआ, इससे संबंधित एक है। तो महालेखा परीक्षक आ जाएगा कि कार्य, शक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित यह इसका अधिनियम था 1971। एक चीज ये डेट ध्यान रखिएगा, एक 1976 तो भारत का महान्यायवादी एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपको इस क्लास में बता दिया गया है। और जितनी भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे इससे संबंधित हम करा दिए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले हो सकता है कि हम उच्चतम न्यायालय वाला, हाँ उच्चतम न्यायालय इसके बाद पढ़ा देंगे। और हो सकता है उच्चतम न्यायालय 2 क्लास में हो, तो आप लोग इसके देखिए। और सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।